हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसजी गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं ज्योति सिंह, हिंदी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, कौन कौन जुड़ चुका है? निदा खान, प्लीज स्टार्ट एसएसटी क्लास। कौन पढ़ाता है? निदा जी, उसी क्लास को ज्वाइन करें। आप टाइम के हिसाब से चेक कर लीजिए कि प्रीमियर कब का लगा हुआ है। राहुल गौतम, हेलो। सुमित माथुर जुड़ चुके हैं, हेलो सुमित। वीडियो को शेयर करिए जल्दी से ताकि बच्चे जुड़ सके। ठीक है, चलिए देखिए, कल हम लोगों ने शुरू की थी हिंदी की। कल पहली क्लास थी जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्णमाला। वर्णमाला को पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वर्णमाला में स्वर वगैरह पढ़ लिया था। स्वर का भेद क्या होता है सब कुछ पढ़ लिया था। सुरेश जी जुड़ चुके हैं, पीएसवी गुरुकुल से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, गुरुकुल आरटीएस मस्ती, हाय मैम, कैसे कैसे नाम हैं। कभी कभी सुमित कुमार जी आ चुके हैं। चलिए जुड़ते रहिए सब लोग। अच्छा लगता है जब क्लास में बच्चे होते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र यादव आ गए हैं, बिट्टू बड़वाल आ गए हैं, सुमित जुड़ गए हमारे साथ। राम राम बिट्टू जी। ठीक है, राजेश प्रजापति भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए सब लोग आ ही गए हैं तो क्लास शुरू करते हैं। विपिन सैनी आ गए हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में जो आपको पढ़ना है वो तो हर एग्जाम के लिए सेम ही है। ठीक है, और लेवल आज हाई रहेगा क्योंकि बहुत धीरे नहीं चलेंगे हम लोग, क्योंकि अब जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि बेसिक्स से या फिर बहुत गा गा के पढ़ाने की ज़रूरत है। स्पीड ज़्यादा रहेगी, बस इम्पोर्टेंट्स को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, सबको नमस्ते। एमजेपी कोचिंग सेंटर से मैसेज आ रहा है, गुड मॉर्निंग। उपेंद्र सिंह गुड मॉर्निंग। राजन कुमार जुड़ गए हैं। ठीक है सुमित जी, थैंक यू। चलिए, स्वर हो चुका था, स्वर के भेद हो चुके थे, किन किन आधारों पे वर्गीकृत किया गया है ये सब भी हो चुका है। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास नहीं है, आज द्वितीय क्लास है। आज हमें पढ़ना क्या है? वर्णमाला में व्यंजनों को पढ़ना है। कल भी थोड़ा बहुत व्यंजन के बारे में बात हो ही गई थी, लेकिन एक बार अच्छे से क्या करना है, ब्रीफिंग करना बहुत जरूरी है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। उमेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए उमेंद्र जी, क्लास शुरू होने जा रही है। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करिए। टाइम टेबल अभी तो कल से यही चल रहा है विपिन, टाइम टेबल कल से यही चल रहा है। कल 11 बजे से क्लास थी, आज 11:30 की थी। अगर आधे घंटे या 15 मिनट का आगे पीछे होता है तो वो आपको प्रीमियर पे बता दिया जाता है। बिल्कुल, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है आप क्लिक कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिला करेगी। ठीक है, देखिए व्यंजन को पढ़ना है। व्यंजन होते क्या है? स्वर क्या थे जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता था, और व्यंजन क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है, क्या कहलाते हैं? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन जैसे कि का लिखिए, का लिखेंगे। का जब हम लोग का पढ़ते हैं कंठ से बोला जाने वाला वर्ण है, लेकिन जब हम लोग आ पढ़ते थे तो देखिए क्या वहाँ पे किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन जब हम लोग का पढ़ते हैं तो का में भी आ निकल के आता है ना। यानी कि का के साथ क्या है? आ लगा हुआ है। ख के साथ क्या है? आ लगा हुआ है। यानी यह बिना किसी स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर। जब दो वर्णों से मिलकर कोई एक अक्षर बनता है, जैसे का है, खा है, तो वो अक्षर कहलाएंगे, और जितने भी स्वर हैं वो क्या है? वर्ण हैं। ठीक है, अब इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किससे मिलकर बनी होती है? वर्णों से और अक्षरों से, है ना। और उसके बाद हमारा आता है क्या? शब्द आता है, शब्द के बाद वाक्य आ जाता है। ठीक है, और कौन कौन बच्चे आ गए हैं? मंगल मीना आ गई हैं, गुड मॉर्निंग मीना जी। सोनू कुमार जुड़ गए हैं, शिखा त्रिपाठी जुड़ चुकी हैं। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? मस्त, सही चल रहा है क्वारंटीन? हाँ, अब तो आदत हो गई है ना। चलिए, तो इसलिए
वर्णमाला का जो व्यवस्थित क्रम है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला, जिसमें हम लोग स्वर और व्यंजनों को पढ़ते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, उनको बोलने में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होती है, ठीक है। घोषत्व होते हैं, सघोष कहलाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन आपके क्या है? वो जिनकी सहायता से, जिनमें स्वरों की सहायता लेनी पड़े, वो सारे क्या है? व्यंजन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनू जी, स्वर की हेल्प से बोले जाते हैं व्यंजन, ठीक। उसके बाद इसके भेद कितने भागों में बांटा जा सकता है? मुख्य रूप से व्यंजन कितने हैं? 33 है। मुख्य रूप से व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। मुख्य रूप से 33 व्यंजन है, 33 हैं, ठीक है व्यंजन। और क्या है? 11 स्वर प्लस 11 स्वर मिलके कितने आते हैं? 44 वर्ण हो जाते हैं, ठीक। और इसके अलावा भी 33 व्यंजन के अलावा भी कई व्यंजन है जिनका प्रयोग क्या होता है? लिखित रूप में होता है, जबकि मौखिक रूप में ज्यादा नहीं होता है। सुमित कुमार कह रहे हैं मेरा नाम लीजिए, ठीक है सुमित जी ले लिया, खुश। हाँ ठीक है, धर्मेंद्र सही बता रहे हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजनों को अगर हम लोग देखें तो कितने भागों में बांटा जा सकता है? कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और कौन सा? ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कह लें इसे, संघर्षी व्यंजन कह लें। अंतस्थ व्यंजन इन्हें क्या कहते हैं? अर्धस्वर भी कहते हैं, पूर्ण तरीके से स्वर नहीं होते हैं, इसीलिए इसको व्यंजनों में रखा जाता है। स्पर्शी व्यंजन को क्या कहते हैं? और वर्गीय व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। आपको पता होगा कि कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तावर्ग और पावर्ग, ठीक है। क च ट त प कोचु टूतु पू कहा जाता है इन्हें। इसी तरीके से याद रखिएगा। तो कितने हो गए? 5 वर्ग हैं। अब पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं, तो कितने हैं? 25 आपके स्पर्शी व्यंजन हो गए। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, र, ला, व। आप अगर हमारी संस्कृत की क्लास को जाकर देखेंगे तो ये चीजें और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी। ये क्या है? 4 आपके अंतस्थ व्यंजन है और 4 क्या है? संघर्षी व्यंजन है, यानी कि ऊष्म व्यंजन, जिन्हें बोलने में क्या होती है? मुख से ज्यादा ऊष्मा निकलती है। कौन कौन से? श, ख और स और हा, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 25 प्लस 4 प्लस 4, 33 ये आपके हो गए। इसके अलावा कुछ और व्यंजन है जो लिखित रूप में प्रयोग होते हैं, ज्यादातर मौखिक रूप में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से हैं? कुछ संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, कुछ द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। कुछ आयोगवाह हैं, व्यंजनों में ही उनको रखा गया है, लेकिन प्रमुख रूप से जो व्यंजन थे वो कितने थे? 33 ही थे। 33 आप पढ़ चुके हैं, 33 पढ़ चुके, ठीक है। अब बचा कौन कौन सा? बचा कौन कौन सा आपका? जैसे देखिए बचा आपका क्या? मिश्रित व्यंजन बचा आपका, ठीक है। संयुक्ताक्षर जिन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर व्यंजन बचा है। और आपका क्या बचा है? द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। और कौन सा? आयोगवाह, बचा है क्या? आयोगवाह। चलिए देखते हैं संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन कितने हैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव। चलिए संयुक्ताक्षर में देखते हैं कौन कौन से हैं। छ, त्र, ज्ञा और ये जो श्रा है आपका, ठीक है, ये किस में आता है? ये संयुक्ताक्षर व्यंजन में आते हैं, क्योंकि यह क्या होते हैं? 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इन्हें हम लोग व्यंजन नहीं कह सकते, इसलिए क्योंकि यह क्या होता है? एक स्वर और एक व्यंजन से मिलकर नहीं बना होता है, 2 प्रकार के व्यंजनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें प्रमुख रूप से तो व्यंजन में नहीं रखा जाता है, लेकिन हाँ मौखिक रूप, लिखित रूप में क्या होता है? इनका प्रयोग होता है, इसीलिए व्यंजनों की श्रेणी में इन्हें रखा गया है, ठीक है। तो शाक जो ये आपका क्षत्रिय वाला छा है, इसका निर्माण कौन कौन से व्यंजनों से मिलकर बनता है? का प्लस
खष्टी सा से, ठीक है, का प्लस खष्टी सा से आपका ये बनता है आपका क्षत्रिय वाला छा, और ता प्लस रा से क्या बनता है त्रा, और जा प्लस इया से मिलकर के जा प्लस इया से ज्ञा बनता है, जिसे हम लोग ज्या कहना चाहिए लेकिन कहते क्या है ज्ञा कह देते हैं, कोई बात नहीं। और उसके बाद आपका एक और है श्रा। श्रा किससे किससे मिलकर बनता है शा प्लस रा से, ठीक है, शा किससे किससे मिलकर बनता है शा प्लस रा से। और ये जो क त जा और श्रा होगा वो क्या होगा हलंत होगा, क्योंकि दो की सहायता ली गई है, दोनों पूरे पूरे नहीं बोले जा सकते हैं, थोड़ा सा आवाज आधी आवाज आती है इनकी, ठीक है। तो हलंत वाले का और श्रा और त्रा और जा से, ठीक। चलिए देखते हैं, अब इसमें बात पूछी जाती है कि जो ये छा है या त्रा है या ज्ञा है ये जा है, ये किसके बाद आता है। एक प्रश्न हिंदी में बनता है कि यह किसके बाद आते हैं, तो किसके बाद आते हैं जिनसे मिलकर बने होते हैं उसी के बाद आते हैं। जैसे पूछता है कि क्षत्रिय वाला छा जो है यह वर्णमाला में या फिर पूछता है हिंदी व्याकरण में किसके बाद आता है, किसके बाद आता है। तो आप वहां पे क्या बताएंगे, आप ये नहीं कि वहां व्यंजन पढ़ लिया पूरा आ से लेके ज्ञा तक और जिसके पहले एक वर्ण था वो बता दिया, आपको यहाँ बोलना है कि छ जो होता है यह क से पहले आता है, ठीक है। ये क्या होता है जिसके बाद आता है का के बाद आता है, यानी बिना का के आए छ बिल्कुल भी बन नहीं सकता है, ठीक। हाँ, सन्यासी मेरा नाम दीपक कश्यप जी कह रहे हैं कि छा जो है वो का के बाद आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरीके से आपका ता किसके बाद आएगा, त्रा किसके बाद आएगा, ता के बाद, और जा किसके बाद आएगा, जा ज्ञा किसके बाद आएगा, जा के बाद, और इसी तरीके से शा किसके बाद आएगा, शा के बाद, ठीक। कोई कंफ्यूजन, संयुक्त अक्षर कंप्लीट हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, जल्दी बताइए। जैसे ही पूछेगा कि हिंदी व्याकरण या वर्णमाला में क्षत्रिय छा का स्थान क्या है, तो आप बताएंगे क्या, का के बाद, क्योंकि बिना का के आए आपका छा नहीं बन सकता है। उसी तरीके से त्रा का स्थान क्या है, तो त्रा के बाद, ठीक है। उसी तरीके से ज्ञा का स्थान क्या है, जा से, क्योंकि जा ही उसका जनक है, जा से ही मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप संयुक्त अक्षरों को याद रखेंगे। और उसके बाद जो आपका द्विगुण व्यंजन है, आपको पता है कि ड के साथ जब हम लोग बिंदी का प्रयोग करते हैं और जब ढ़ के साथ बिंदी का प्रयोग करते हैं तो इन्हीं को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, इन्हीं को विकसित व्यंजन कहते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, विकसित व्यंजन कहते हैं या फिर ताड़न जात कहते हैं, ताड़न जात भी कहा जाता है। तो ये क्या है, आपके द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। बोलने में इनका प्रयोग कभी कभार होता है, लिखने में ज़्यादा प्रयोग में नहीं आते हैं, ठीक है। कभी कभार हल्का फुल्का प्रयोग होता है, तो इसलिए इन्हें भी व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है, ठीक। गुड मॉर्निंग अनूप जी। चलिए इसके बाद आयोगवाह की तरफ अगर हम लोग चलें, आयोगवाह में कौन कौन आता है, आयोग में आपका आता है अंग और क्या आहा, ठीक है। ये जो अंग है और आहा है ये ना तो पूर्ण रूप से स्वर है और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें आयोगवाह कहा जाता है, ठीक। और इसलिए ये जो अंग है आपका ये क्या है, ये पंचमाक्षरों से मिलकर बना हुआ है, किससे, पंचमाक्षरों से मिलकर बना है। और जो आहा है आपका वो विसर्ग यानी हा के सहयोग से बोला जाता है, ठीक। तो इसीलिए इन्हें ना तो स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन में रखा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह कहते हैं। तो देखिए 33 आपने वो पढ़े थे और 4 आपके हो गए संयुक्त अक्षर, 2 हो गया आपका द्विगुण और 2 हो गया आपके क्या आयोगवाह। कितना हो गया, 4 2 6 2 8, ठीक। 41 ये और 11 स्वर मिलके क्या बनाते हैं, 52 वर्ण बनाते हैं, 52 वर्ण। तो प्रमुख रूप से कितने हैं, 44 हैं, लेकिन हिंदी वर्णमाला की अगर बात करें तो कितने हो जाएंगे, 52 वर्ण हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर, डन बोलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर जिस तरीके से हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, उच्चारण स्थानों से भी खूब क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, या फिर चाहे
कोई भी सीटेट हो, टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो, कुछ भी हो, हर जगह आपको पता है कि उच्चारण स्थान से संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों में से एक जगह का उच्चारण स्थान तो आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। संस्कृत में अगर देखें तो मुख्य रूप से 8 प्रकार के उच्चारण स्थान हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलना है, उच्चारण स्थान के प्रकार कितने हैं हिंदी में? हिंदी में उच्चारण स्थान कितने हैं प्रमुख रूप से? हिंदी में उच्चारण स्थान प्रमुख रूप से कितने हैं? क्या कोई आंसर आया है? आंसर नहीं आ रहा है। प्रमुख रूप से 7 हैं, ठीक है, 7 हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग स्वरों का उच्चारण स्थान और व्यंजनों का उच्चारण स्थान एक ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्थान और व्यंजन का उच्चारण स्थान एक ही साथ पढ़ेंगे। राजेश प्रजापति जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है राजेश जी आपका। क्लास ज्वाइन करिए, ठीक है, और वीडियो इसको शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को क्या करिए, शेयर करना शुरू कर दीजिए, ठीक। जब अपने पढ़ते हैं तो अगर कुछ आपको अच्छा लगे तो क्या कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, ठीक। हाँ, दीपक कश्यप बता रहे हैं कि 7 हैं। 7 हैं, कौन कौन से, कौन कौन से हैं बताइए? कंठ तालु, कंठ तालु, दंत, कंठ तालु मूर्धा, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ओष्ठ है ना। और उसके बाद ये 5 हो गए आपके, और 2 कौन कौन से हैं? नासिका, 2 है आपके, कौन कौन से? नासिका है और जिह्वा है। कुछ वर्ण होते हैं जो जिह्वा मूलीय होते हैं, तो उन्हें किस में रखते हैं? जिह्वा में। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, कंठ तालु को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में? शॉर्ट फॉर्म में देखिए, कांता मुदो, आपने पढ़ा होगा, काफी फेमस है, कांता मुदो। देखिए, अब अगर बात करें कि स्वरों का उच्चारण स्थान, किसका? स्वरों का उच्चारण स्थान। संस्कृत में सूत्रों के माध्यम से याद किया जाता है, जबकि हिंदी में अगर हम लोग देखें, हम जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं उनके ऊपर, हाँ ठीक है, उनके ऊपर उसका बोझ नहीं लादना है। हिंदी में याद करने का तरीका ये है कि कांता मुदो आपने लिख लिया है, और जैसे स्वरों का क्रम है उसी के हिसाब से लिख दीजिए, उसी के हिसाब से लिखिए। जैसे आ, जिसका हिरुस्व जहां से बोला जाएगा उसका दीर्घ रूप भी वहीं से बोला जाएगा, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कंठ से ही होगा। आ के बाद ई, ये क्या होंगे? चाहे दीर्घ हो चाहे हिरुस्व हो, वो क्या होगा? आपका तालु से ही बोला जाएगा। फिर उ क्या हो जाएगा आपका? उ आपका क्या हो जाएगा? ये मूर्धा से, ठीक है, उ क्या हो जाएगा आपका? मूर्धा से। और उसके बाद उ और री, बड़ी री का तो प्रयोग होता नहीं है, लेकिन हाँ इसका भी अगर कहीं पे बड़ा री लिखा हुआ है तो वो क्या होगा? दंत से ही बोली जाएगी, ठीक है। किससे बोली जाएगी? दंत से ही बोली जाएगी। और ओष्ठ में आपका क्या आ जाएगा? ओ, ठीक है। अब आपका यहाँ पे बचता क्या है? ओ और औ हो चुका है, ठीक है। ओष्ठ में अगर हम लोग देखें तो ओ और औ को रखना सही नहीं है, इसलिए यहां से इसको थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहने देंगे, यानी का ता मु दा तक क्या हो गया? आपके सारे स्वर आ गए। अब बचा कौन कौन सा? ए बचा, ऐ बचा, ठीक है, और कौन सा बचा? ओ बचा और औ बचा। आपको पता है कि ये क्या है? ये क्या है? विजातीय स्वर हैं, मतलब 2 प्रकार के स्वरों से मिलकर बनते हैं। नीलम गौतम हेलो बोल रही हैं, हेलो नीलम जी, स्वागत है आपका एसएसजी गुरुकुल में, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते हैं। तो ए क्या होता है? आ प्लस ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाते हैं? बड़ी ए बना देते हैं। तो यानी कि 2 विजातीय स्वर मिलकर के इनका निर्माण करते हैं, यानी कि जहां से आ बोला जाता है वो स्थान भी प्रयोग में आएगा, और जहां से ई बोला जाता है वो स्थान भी प्रयोग में आएगा। तो आ कहां से बोला गया है? देखिए लिखा हुआ है ना, कंठ। और ई कहां से बोला गया है? तालु से। तो इसमें बोलने में कौन सा प्रयोग होता है? कंठ ताल, इसीलिए इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं, कंठ
तालव्य। ए और ए का जो उच्चारण स्थान है बहुत जगह पूछा जाता है और हम लोग कंठ तालव्य और कंठोष्ठ में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर मार के टिक करके चले आते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं करना। इसी प्रकार से ओ और औ को देखिए, ओ और औ में किसका किसका निर्माण होता है, आ प्लस ऊ मिलके छोटा ओ बनाते हैं और आ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। दिख रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आ कहाँ से, कंठ से, और ओठ कहाँ से, ऊ कहाँ से, ऊ कहाँ से बोला गया था, मूर्धा से। ठीक है, ऊ कहाँ से, ओष्ठ से। तो ये कहाँ से बोला जाएगा, कंठोष्ठ जो है आपका वो किसका हो जाएगा, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ कहाँ से, ओ और ओ का उच्चारण स्थान आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, शिवमराज कनौजिया जुड़ गए हैं। देखिए शशि गुरुकुल से भी आ रही है रिक्वेस्ट कि क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए बच्चे हैं। ठीक है, डेली क्लास पाने के लिए। ठीक है, देखिए तो ये रहा आपका, मेरे ख्याल से ये जो मूर्धा में हम लोगों ने ऊ को लिख दिया है ये गलत है। ओष्ठ में आपका ऊ आएगा। ठीक है, ओष्ठ में क्या आएगा, ऊ और ऊ आएगा, यानी कि यहाँ पे ऊ और ऊ लिखिए, मूर्धा यानी कि। ठीक है, सही है। चलिए फिर देखिए व्यंजनों का उच्चारण स्थान पढ़ना है। ठीक है, किसका, व्यंजन का उच्चारण स्थान। व्यंजनों का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। अब व्यंजन का उच्चारण स्थान वही सेम चीज है, सेम ट्रिक है याद करने की। कौन सी, कता मु द ओ। पता है कि जो री होता है वो क्या होता है, वो मूर्धा से बोला जाएगा। ठीक है, और दंती से आपका क्या बोला जाएगा, हाँ मूर्धा को यहाँ पे छोड़ेंगे, दंत में आपका री और री आ जाएगा। माफ करिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, स्किप हो जाता है दिमाग से। ठीक है, तो ऊ यानी कि जब मैंने ओ और ओ का उच्चारण स्थान बताया था आपको, तो ओ के उच्चारण स्थान में क्योंकि ऊ और पा वर्ग जो होता है वो ओठ से ही बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऊ और पा वर्ग कहाँ से, ओठ से बोला जाता है। तो ओठ में आप देखेंगे कि जब छोटा आ प्लस ऊ मिलकर के ओ बना रहे हैं तो दोनों का उच्चारण स्थान लेंगे, कंठ ले लेंगे और दांत ले लेंगे, अरे होंठ ले लेंगे। ठीक है, होंठ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ हो जाएगा। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये इनका उच्चारण स्थान होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, ऊ और ऊ आपको पता ही है, आप लोग इतने हाई लेवल पे हैं कि ओठ ओठ से ही बोला जाएगा, क्योंकि बोलने में ही पता चल रहा है ऊ और ऊ। ठीक है, तो ऊ और पा वर्ग जो क्या होता है वो ओठ से बोला जाता है। तो ये आपके हो गए 25 क्या, कता मुदो हो गए। कता मुदो याद रखेंगे और तुरंत ही क्या करेंगे, कता मु द और वा। ठीक है, इससे याद रखेंगे इनका उच्चारण स्थान। अब बचा क्या हमारे पास, कौन कौन से बचे हैं, अंतस्थ व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को जब हम लोग देखते हैं तो तालु मूर्धा और दंती, तालु मूर्धा और दंती। अंतस्थ व्यंजन है कितने, या, रा, ला और वा है। ठीक है, तो तालु या रा ला वा से ता मु दा तो आ जाएगा, लेकिन वकार क्या होता है, वकार कहाँ से बोला जाता है, वकार दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, या रा लावा। ठीक है,
तो ता मू द या र ला वा, या ताल से, मू रा से, मतलब रा मूर्धा से, और दंती से क्या होगा, ला हो जाएगा। ठीक है, बचा आपका वा, तो ये क्या हो जाएगा, वकारस्य दंतोष्ठम, दंतोष्ठम, दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ से, यानी दांत और होठ दोनों से बोला जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। और उसके बाद आपका शा, शा और श्रा बचा, ऊष्म व्यंजन बचे हैं, ऊष्म व्यंजन आपके बचे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका किसका उच्चारण स्थान, अंतस्थ व्यंजनों का, और वाह इसमें एक्सेप्शन था, दंतोष्ठ से बोला जाता है। ठीक, इसके बाद आपका बचा क्या, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन बचा है। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण स्थान कैसे याद करेंगे, कौन कौन से हैं, श, श, स और हा। ठीक है, 4 है। आपको पता है कि ये क्या है, ये तालव्य श है, और ये क्या है, मूर्धन्य है, मूर्धा है, और ये क्या है, दंती है। और हा क्या है, हा क्या है, ये कंठ से निकलता है, कंठ से निकलता है स्वतंत्र रूप से, इसीलिए इसे काकल्य वर्ण भी कहते हैं, काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। तो आप इसमें याद रखेंगे ता मू दा, यानी ता मू दा से या र ला तक भी हो रहा था, और ता मू दा से ही आपका श, श, सा तक भी हो रहा है, यहाँ से वा दंतोष्ठ से, और हा कहाँ से, कंठ से। वाह और हा को याद रखिएगा, और बाकी ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो एक ही समान है। ठीक है, और इधर तो आपको याद ही है, कतामुदौ से 5 वर्ग। ठीक, क्लियर, डन। ओ का कंफ्यूजन खत्म हुआ। हाँ, संस्कृत से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा एचु यशा नाम तालु से करके तुरंत पूरा स्वर और व्यंजन सारे के सारे उसमें आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका उच्चारण स्थान रहा। ठीक, ये हुआ कंप्लीट। उसके बाद कुछ हिंदी में कभी कभी क्या होता है, आप लोगों से प्रयत्न पूछ लिया जाता है कि प्रयत्न क्या होते हैं, कि किस फला शब्द को बोलने में, फला वर्ण को बोलने में कौन सा प्रयत्न लगता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आ जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह में प्रयत्नों से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं प्रयत्न, व्यंजनों का जो है वो प्रयत्नों के आधार पर वर्गीकरण, प्रयत्नों के आधार पर वर्गीकरण। देखिए, 2 प्रकार के प्रयत्न होते हैं, जिसमें से पहले प्रकार से आपसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। कौन सा प्रयत्न होगा, आंतरिक प्रयत्न, आंतरिक प्रयत्न। और कौन सा, दूसरा क्या होगा, आंतरिक हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा क्या होगा, बाह्य प्रयत्न होगा। ठीक है, बाह्य प्रयत्न होगा। आंतरिक प्रयत्न को 4 भागों में, आंतरिक प्रयत्न के भी कुछ भाग हैं, कौन कौन से हैं। आंतरिक प्रयत्न का मतलब होता है कि जिसमें पहले क्या होती है, कोशिश होती है, यानी कि बोलने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ती है, पहले अंदर से कुछ कोशिश करते हैं और फिर उसका उच्चारण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आंतरिक प्रयत्न में क्या होगा, पहले कोशिश हो जाएगी, पहले कोशिश करना पड़ता है उन्हें बोलने के लिए थोड़ा सा, और फिर क्या होता है, उच्चारण आता है। ठीक है, तो ये आपके देखिए 4-5 प्रकार के हैं। कौन से हैं, स्पृष्ट होता है, स्पृष्ट, स्पृष्ट प्रयत्न। ठीक है, ईषत स्पृष्ट प्रयत्न, ईषत स्पृष्ट प्रयत्न। और तीसरा है आपका, तीसरा है आपका ये होगा क्या, ईषत, ईषत स्पृष्ट होगा, और ये क्या होगा, बड़ी ई होगी यहाँ पे, और ईषत विवृत प्रयत्न इन्हें कहते हैं, ईषत विवृत प्रयत्न। और देखिए इसके बाद क्या आ जाएगा, विवृत प्रयत्न, विवृत प्रयत्न। और 5वां है आपका संवृत प्रयत्न। आप ये संस्कृत में पढ़ चुके हैं संवृत और विवृत को, संवृत प्रयत्न, प्रयत्न। ठीक है, तो ये आपको आंतरिक प्रयत्न होते हैं। आंतरिक प्रयत्न क्या होते हैं, जिसमें पहले कोशिश होती है, यानी बोलने के लिए उच्चारण में
उच्चारण में क्या होता है, पहले प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कोशिश करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं, लेकिन क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि वो आपको हम बता दें। ठीक है, ज़्यादा कुछ डीपली नहीं इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन कभी कभी यूपी ट्रिपल एससी के किन्हीं किन्हीं पेपरों में बन जाता है। ठीक है, तो ईशित विवृत जो आपका स्पष्ट प्रयत्न है, ईशत स्पष्ट है, और जब आपका ईशत विवृत प्रयत्न है, इसमें क्या होते हैं, सभी व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, इनमें इन तीनों में क्या होंगे, सभी व्यंजन आ जाएंगे। इन तीनों में क्या होंगे, सभी व्यंजन आ जाएंगे, सभी व्यंजन रहते हैं। और बाकी का जो दोनों प्रयत्न है, इसमें ये किसमें प्रयोग होते हैं, ये प्रयोग होते हैं आपके स्वरों में, यानी स्वरों का उच्चारण करने में कुछ स्वर विवृत होते हैं, कुछ संवृत होते हैं। ठीक, और व्यंजनों में कुछ स्पष्ट प्रयत्न होते हैं, कुछ ईशत स्पष्ट प्रयत्न होते हैं, कुछ ईशत विवृत प्रयत्न होते हैं। ठीक है, तो ईशत जो आपका स्पष्ट प्रयत्न है, आप इसके नाम से ही देखिए कुछ स्पर्श की बात कर रहा है। ठीक है, स्पर्श की बात कर रहा है, तो यानी कि इसमें कौन आ जाएंगे, सभी स्पर्शी व्यंजन, सभी स्पर्शी व्यंजन। तो अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि स्पर्शी व्यंजनों का प्रयत्न स्थान कौन सा है, तो क्या बताएंगे, तो बताएंगे कि स्पृष्ट व्यंजन का प्रयत्न, स्पृष्ट प्रयत्न लगता है यहाँ पे, है ना। क्लियर हो रही है चीजें, मैसेज करिए, चैट करिए जरा, क्लियर हो रहा है ना। स्पर्शी व्यंजन कौन से प्रयत्न में आएंगे, स्पृष्ट प्रयत्न में आएंगे। ठीक है, फिर आपका ईशत स्पृष्ट प्रयत्न है, जिसमें केवल अंतस्थ व्यंजन आते हैं। कौन से, अंतस्थ व्यंजन, यानी या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन, बस इतना याद कर लेना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और जो ईशत विवृत प्रयत्न है वह आपका कौन सा आएगा, जितने भी शेष व्यंजन है, चाहे वो द्विगुणित हो, अनुस्वार हो, चाहे वो अयोगवाह हो, कुछ भी हो, वो क्या होंगे, वो सब के सब ईशत विवृत में आ जाएंगे। ठीक, बस आपको ध्यान रखना है क्या कि स्पर्शी व्यंजन कितने इसमें आएंगे, स्पष्ट प्रयत्न लगता है और ईशत स्पष्ट प्रयत्न अंतस्थ में लगता है। बाकी जितना भी बचा आप ये 4 याद रखिए और ये 25 याद रखिए, बाकी कुछ भी पूछ ले वो क्या होगा, ईशत विवृत में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्वरों के ऊपर। स्वरों में 2 प्रकार का प्रयत्न लगता है, विवृत प्रयत्न और संवृत प्रयत्न। ठीक, ये दोनों इसमें हम लोग किसको किसको रख सकते हैं, संवृत प्रयत्न जो होता है इसमें केवल आ आता है, केवल छोटा आ आएगा संवृत प्रयत्न में, अ, है ना। यानी संवृत का मतलब होता है जिसके उच्चारण के लिए आपको मुंह बहुत कम खोलना पड़े। ठीक है, और विपरीत का मतलब होता है जिसमें थोड़ा इससे तो सबसे आ से ज्यादा प्रयास हो जिनमें, यानी कि जितने भी शेष स्वर हैं, जितने भी शेष स्वर हैं, शेष स्वर हैं वो क्या होंगे, विपरीत प्रयत्न में आएंगे। क्योंकि प्रयत्न संवृत का अर्थ होता है सबसे कम प्रयास, सबसे कम प्रयास करना पड़े। अब विपरीत का मतलब है कि संवृत से अधिक प्रयास करना पड़े, संवृत से अधिक प्रयास करना पड़े। ठीक है, अधिक प्रयास करना पड़े। तो ये आपके प्रयत्न थे। और जो बाह्य प्रयत्न होते हैं टोटल 11 प्रकार के होते हैं, इन्हें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अलग से, बस केवल जाने रहिए कि 2 प्रकार के प्रयत्न होते हैं। धर्मेंद्र यादव समझ में आ गया, राहुल गौतम जी कह रहे हैं जी मैम, सुमित जी समझ में आया, ठीक है, दीपक का भी क्वेश्चन आंसर आ चुका है, ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ण पढ़ चुके, शब्द वर्ण पढ़ चुके हैं, अक्षर पढ़ चुके हैं, उच्चारण स्थान सारी चीजें हो चुकी हैं, प्रयत्न पढ़ चुके हैं। अब बचा क्या हमारे पास, अब हम लोग आएंगे किस पर, शब्द पर। शब्द आपको पता है काफी बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन कोशिश होगी कि शॉर्ट में आपको सारी चीजें समझा दी जाएं अच्छे से। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे अब, शब्द। अब आपका ये खत्म हुआ वर्णमाला। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, शब्द। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, शब्द। क्योंकि वर्णमाला में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वर्णों को और अक्षरों को पढ़ते हैं। अब नया टॉपिक ये शुरू हो गया आपका क्या, शब्द का। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं बताइए, शब्द किसे कहते हैं,
आंसर आंसर दीजिए। शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द वह हैं जिनमें दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनते हैं। वर्णों से मिलकर बने सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि वर्णमाला के इकाई क्रम में यह क्या है? यह सार्थक रूप से सबसे छोटी इकाई है वर्णमाला, हिंदी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है। और सबसे बड़ी इकाई आप जानते हैं क्या है? वाक्य है। जब कई शब्द मिलकर के, कई सार्थक शब्द मिलकर के जब एक वाक्य का निर्माण कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? सबसे बड़ी इकाई कहलाता है। ठीक है। और दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर बनी सार्थक शब्द इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दो अक्षरों के मेल को, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी। चलिए अब शब्दों का वर्गीकरण पढ़ना है हमें। शब्दों का वर्गीकरण आप जानते हैं कि दो रूपों में हुआ है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अगर इनके वर्गीकरण की बात करें हम लोग, वर्गीकरण में दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। दो प्रकार से कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में, विकारी शब्द में देखिए कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। खूब क्वेश्चन बनता है यहाँ से। संज्ञा से लेके अव्यय तक का अविकारी में कौन कौन से आते हैं? अव्यय शब्द आते हैं। अव्यय शब्द यानी कि जो समय काल परिस्थिति के अनुसार जिन शब्दों का अर्थ बदल जाता है वह क्या कहलाते हैं? आपके जिन शब्दों में बदलाव किया जा सकता है वह क्या कहलाते हैं? विकारी, यानी कि जो बिगड़ते रहते हैं समय समय पर। और अविकारी वह होते हैं जिसपे समय काल परिस्थिति के अनुसार कोई बदलाव नहीं होता, वो जैसे होते हैं वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है। जैसे संज्ञा शब्द है तो उसके स्थान पे सर्वनाम भी रखा जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके के विकारी शब्द हैं। ये काल, लिंग, वचन से प्रभावित होते हैं। लड़का, लड़की, है ना, कल, आज, इस तरीके से। तो इन पे क्या होता है? समय काल, लिंग और वचन का क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। और अव्यय शब्दों पे क्या होता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक। तो संज्ञा के, अब हम लोग विकारी शब्द में अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? संज्ञा को, फिर सर्वनाम को, फिर विशेषण को और फिर क्रिया को। देखते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का आंसर दीजिए आप लोग कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की हो सकती है? संज्ञा देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगर पूछता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं तो आपको पता है कि 5 भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने भेद हैं तो वह भेद कितना हो जाता है? मुख्यतः 3 हो जाता है। यानी कि मुख्य रूप से संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 हैं। और कुल भेद कितने हैं? कुल भेद कितने हैं? 5 हैं। ठीक है। तो कौन कौन से मुख्य रूप होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा जो है वो आपकी संज्ञा की मुख्य रूप से संज्ञा का प्रकार है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और कुल 5 भेद जो होते हैं, यह 5 भेद हम लोग मुख्य रूप से क्यों नहीं कहते?
क्योंकि हाँ, सुमित माथुर बिल्कुल सही बताए हैं कि 3 होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। प्रीति यादव 5 बता रही, हाँ 5 होते हैं, लेकिन कुल भेद 5 होंगे। और जो मुख्य रूप से भेद होगा वह क्या होगा, आपका जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होगा। और जो ये हम लोग कुल 5 भेद पढ़ते हैं ना, ये 5 भेद कहाँ से निकला है, यह आपका जातिवाचक संज्ञा से ही निकला हुआ है, ठीक है। यही जातिवाचक संज्ञाएं जब किसी समूह का या फिर किसी संख्या का जब किसी समूह का उल्लेख करने लग जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि प्रत्येक समूह का एक जाति होता है कि सभा है, कि ऐसे ही रैली हो रही है। हम लोग एक नाम देते हैं ना कि रैली मतलब इन द सेंस कि बहुत ढेर सारे लोग, लेकिन इसे थोड़ा सा अलग करके रखा जाता है जातिवाचक संज्ञा से। और जातिवाचक संज्ञा में याद रखिएगा कि ये जाति का बोध कराता है, ना कि किसी संख्या का, ठीक है, ठीक। और दूसरा जो होता है यहीं से निकला हुआ है पदार्थवाचक संज्ञा। हर पदार्थ की भी अपनी एक जाति होती है, इसलिए इसे जातिवाचक का ही रूप मानते हैं। और कुल भेद कितनी हो जाते हैं, आपका 5 भेद हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्लियर। अब शुरू करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है और जातिवाचक क्या होता है और भाववाचक क्या होता है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पता है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी एक ही व्यक्ति और एक ही वस्तु या एक ही स्थान के बारे में जब आपको बोला जाए तो वह क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर कहा जाए ज्योति, तो यानी कि ज्योति के बारे में ही बात हो रही है, वहाँ आप अल्पना के बारे में भी बात नहीं करने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे कहा जाए कि नदी, तो नदी कहेंगे, नदी में बहुत ढेर सारी नदियाँ आ जाती हैं, लेकिन जब हम लोग गंगा कहते हैं तो गंगा मतलब कि गंगा एक ही नदी है और वो क्या है, गंगा नदी है, ठीक है। तो तुरंत हम क्या करते हैं, गंगा नदी को डिनोट कर लेते हैं। इसी तरीके से राम हो गया, श्याम हो गया, कोई नाम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आप लोगों को भी पता है, ठीक है, कौन सा, जैसे कि राम, श्याम, हिमालय। देखिए, जब हम लोग केवल पर्वत कहेंगे तो वो किस में आएगा, पर्वत आ जाएगा। पर्वत किस में आएगा, पर्वत आ जाएगा आपका जातिवाचक में, क्योंकि सभी प्रकार के पर्वत वहां पे हो सकते हैं, लेकिन हिमालय किस में आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। देखिए अगला क्या होगा, जैसे लिख दिया प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अब वो अगर केवल महासागर लिखता, महासागर तो कई महासागर हैं, तो क्या हो जाता, जातिवाचक हो जाता। लेकिन जब प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब लिख देगा, अटलांटिक महासागर लिख लेगा, तो ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी केवल एक सागर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जैसे गंगा हो गया, ठीक है, गंगा हो गया, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, कोई भी नदी का जब हम लोग नाम लेके बोलते हैं तो वह क्या कहलाता है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। मेज हो गया, कुर्सी हो गया, तो ये सब क्या है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जातिवाचक में चलते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे राम श्याम बोला जा रहा था, तो वहां पे क्या कहेंगे, बालक। बालक इन द सेंस कि जितने भी राम श्याम कृष्ण गोविंद जो कुछ भी हैं, जितने भी प्रकार के बालक हैं, वो सभी प्रकार के बालक बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो क्या होगा जातिवाचक संज्ञा में, जैसे बालक, लड़का, लड़का कह दें, लड़की कह दें। जब किसी एक विशेष लड़की का नाम नहीं लिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यह जातिवाचक संज्ञा है। मकान है, गाय है, मकान, गाय, ठीक। नदी अभी मैंने आपको बताया ही था, बैल हो गया। इसी तरीके से अब भाववाचक संज्ञा पे आइए। जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा को थोड़ा सा हमें ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे, देखिए कई तरीके की पहचान है, कुछ अपवाद भी हैं इनके, तो चलिए भाववाचक को थोड़ा सा कायदे से पढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है ना, क्लियर हो रहा है ना। देखिए भाववाचक संज्ञा आपको पता है कि किसी परिस्थिति या दशा का बोध कराते हैं। ये क्या करते हैं, किसी परिस्थिति या दशा का बोध कराते हैं, परिस्थिति या दशा का बोध कराते हैं।
तो वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। समझ में आ रहा है? एनी कंफ्यूजन? ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा को किसी व्यक्ति या परिस्थिति या दशा का बोध कराते हैं, लेकिन काफ़ी गलतियां हो जाती हैं हमसे, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर समझ नहीं पाते हैं। जैसे मिठास लिखा है, आहट लिखा है ना, तो हम लोग वहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, पता नहीं भाववाचक में आएगा कि किस में आएगा, तो थोड़े से कंफ्यूजन हो जाता है। अगर जैसे अट और वट या त्वा लिखा हुआ है लास्ट में, तो हम लोग तो पहचान लेते हैं तुरंत से, लेकिन और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए घात लिखा है, अगर घात आता है अंत में, जैसे विश्वासघात, विश्वासघात, ठीक है, विश्वासघात, आत्मघात, आत्मघात, तो यहाँ पे घात दिख गया, समझ गए कि क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, विश्वासघात यानी कि कुछ धोखा हो गया है आपके साथ। ओके, और उसके बाद फिर आता है वाद। वाद इन द सेंस किसी दशा का बोध कराएगा, जैसे आतंकवाद, जैसे आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद, समाजवाद, समाजवाद, है ना, जातिवाद, जातिवाद, ये क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। ठीक, फिर इसके बाद लिखा है आका। किसी बात में आका आ जाता है, आका अगर आ गया तो आका का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखिए आका में देखिए, जैसे किसी के अंत में आ जाए या का आ जाए, ठीक है, किसी भी उसके अंत में, शब्द के अंत में आ दिख जाए, जैसे क्या, जैसे आपका क्या होगा, तमाशा हो गया, तमाशा, क्या हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। जैसे पटाखा हो जाएगा, का आ गया, पटाखा, चाहे पटाखा लिखिए चाहे पटाखा लिखिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आका जैसा कोई वर्ण दिख जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जान जाते हैं कि ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद ई दिख जाए, चाहे ई हो चाहे बड़ी ई हो, कुछ भी दिख जाए, वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा बताता है। लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद है कि मिठाई, मिठाई, खटाई और मलाई, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं होती है। यह क्या है, इसका अपवाद है, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। है क्या ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसका अपवाद आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, हर पेपर में पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि मिठाई कैसी संज्ञा है। तो वहाँ पे मिठाई, मलाई और खटाई को ई याद रख करके क्या करिएगा, भाववाचक नहीं टिक कर दीजिएगा, द्रव्यवाचक करिएगा या पदार्थवाचक लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपके और एग्जाम्पल्स हैं, देखिए जैसे पन है, पन आपको पता है, बचपन, लड़कपन, पागलपन, बचपन, लड़कपन, पागलपन, कुछ भी लिखा हो। ठीक है, उसके बाद त्वा है, अपनत्व, अपनत्व, घनत्व, है ना, तो ये क्या हो जाएगा। और अंत में अगर ता मिलता है, जैसे लघुता, लघुता, है ना, महत्ता, तो ये क्या हो जाएगी, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी तरीके से आवा है, आवा है, आवा यानी कि पहनावा, दिखावा। ठीक, उसके बाद आपका है बड़ा आ दिख जाए, जैसे बूढ़ा से क्या होता है, बुढ़ापा, बड़ा आ लिखा हो चाहे पा लिखा हो, पा के बाद भी आ ही लगा रहेगा, तो ये क्या होगा, बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा। इस तरीके से क्या होती हैं चीज़ें मैम, इसे आकार इकार भी बोलते हैं। हाँ ठीक है,
हाँ, आकार इकार बोलते हैं, लेकिन ये प्रयोग जो होता है ज़्यादातर संस्कृत में बोला जाता है। हिंदी में इसे हम लोग ऐसे इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो जो आकार इकार लकार वकार हम लोग प्रयोग करते हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। तो हिंदी में हिंदी के तरीके से ही बोलकर पढ़ाना उचित रहता है। ठीक है, ठीक है, पानी दे दो। फिर देखिए, आहट है, आहट है, आहट अगर लिखा हो जैसे क्या, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, घबराहट, ये सब तो हम लोग जान जाते हैं, तुरंत जान जाते हैं, क्योंकि साफ साफ दशा का बोध होता रहता है। ठीक है, दिखावट, बनावट। ठीक है, तो ये आपकी क्या क्या हैं, इन्हें जरा सा ध्यान दीजिएगा। घातवाद, आ लिखा हो, का लिखा हो, ई लिखी हो, ई लिखी हो, पन लिखा हो, बड़ा आ हो, आवा हो, ता हो, त्वा हो, आहट हो, तो ये क्या हो जाएगा, आपके भाववाचक संज्ञाएं। ये सारी की सारी क्या होंगी, भाववाचक संज्ञाएं होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं सर्वनाम को। नहीं, सर्वनाम को क्यों देखेंगे, अभी तो 2 संज्ञाएं बची हुई है ना। चलिए सर्वनाम को देख लेते हैं। सर्वनाम में सर्वनाम कह रहे हैं, संज्ञा का जो पदार्थवाचक और जो समूहवाचक है वो तो थोड़ा सिंपल है। पदार्थवाचक आप जानते हैं कि किसी वस्तु का या पदार्थ का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, पदार्थवाचक। और समूहवाचक जैसे कि सभा, सेना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, समूहवाचक हैं। देखिए चौथा जो प्रकार है समूहवाचक, आता तो होगा ही आप लोगों को, है ना। समूहवाचक क्या हो जाएगा, सभा, सेना, रैली, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी सब समूहवाचक हो जाएंगी, क्योंकि बिना किसी समूह के सभा का होना असंभव है, बिना किसी समूह के सेना का बनना असंभव है, और बिना किसी समूह के रैली का बनना असंभव है। ठीक है, उसके बाद देखिए पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा आपको पता है। ठीक है, पदार्थवाचक में कौन कौन आता है, जैसे सोना चांदी हो गया, सोना चांदी, पानी, घी, घी, दूध दही, मतलब जितने भी तरीके का दूध दही, मिठाई। अभी मैंने आपको बताया था कि ई, जो हम लोग कहते हैं कि ई आता है तो भाववाचक होता है, लेकिन मिठाई, खटाई और मलाई, ये क्या है, पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, मार्कंडेय शर्मा बड़ा लेट कर दिया आपने, कहाँ चले गए थे, ये क्लास पढ़ के थक गए थे क्या। गुड आफ्टरनून प्रीति यादव, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अब आपका क्या हुआ, संज्ञा हुआ कंप्लीट, संज्ञा क्या हुई, कंप्लीट हुई। चलते हैं सर्वनाम की ओर। सर्वनाम आपको पता है कि क्या होते हैं, दूसरा जो विकारी शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। कक्षा 7 या कक्षा 5 की बात है, आपको पता होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जल्दी जल्दी पेपर पढ़ के निकाले, नहीं जिंदगी भर संज्ञा और सर्वनाम ही पढ़ते रह जाएंगे, बहुत बोरियत हो जाती है। एमडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत है एमडी जी आपका। चलिए, संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर जो प्रयोग में लाए जाते हैं, और प्रकार कितने हैं, भेद, भेद कितने हैं इनके, 6। कितने भेद हैं सर्वनाम के, भेद कितने हैं, 6 है ना। सर्वनाम के भेद 6 हैं, कौन कौन सा, कौन कौन से 6 भेद हैं, सबको पता है, सबको पता है ना कि कौन कौन से 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना, प्रश्नवाचक। हाँ, दीपक बोर हो गए ना संज्ञा सर्वनाम पढ़ पढ़ के, तो जल्दी से ऐसा पढ़िए कि पेपर निकल जाए, कोई छुट्टी मिले बवाल से, है ना। एमडी बासी जी कह रहे हैं मैम मेरा भी नाम लो, ले तो लिया, पढ़िए, स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, व्याकरण चल रहा है, सही बोल रहे हैं ना, ठीक है।
हमारा भी मन करता है कि हमेशा क्या हो, हर साल नए बच्चे मिलें, जो पुराने बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो कुल 6 भेद हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। आपका दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और उसके बाद क्या होता है तीसरा चौथा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। पांचवा क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और छठा क्या होगा? संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध सूचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? पुरुष कितने प्रकार के हो सकते हैं? पुरुष आपके होते हैं 3 प्रकार से, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक जिसके बारे में बात हो रही है उसके, वो पुरुष, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटते हैं। कौन सा? एक बोलने वाला कौन हो सकता है? मैं और हम हो सकते हैं, चाहे हम बोल रहे हो चाहे मैं बोल रहे हो। सुनने वाला कौन हो सकता है? तू या आप। तू क्यों लिखेंगे, तुम लिख देते हैं, तुम या आप। और आपका जो जिसके बारे में बात की जा रही है वह कौन हो सकता है आपका? यह हो सकता है या वह हो सकता है, यह या वह। तो अब जो बात करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जिससे बात की जाती है वह क्या कहलाता है? यह मीडिएटर होता है, ठीक है। ये चाहे तो जाके चुगली भी कर सकता है ना। तो ये क्या है? मीडिएटर है, इसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और यह क्या है? अन्य पुरुष, मतलब जो यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये दिख नहीं रहा है आपको, कोई बात नहीं, मैं और हम के ऊपर लिखिए प्रथम, यहाँ पे लिखिए मध्यम और यहाँ लिख दीजिए अन्य, ठीक है। ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। जब भी हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, तो ये क्या हो रहा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम को डिनोट कर रहा होगा। उसके बाद हमारा दूसरा जो सर्वनाम है वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आ सकते हैं? जैसे यह, यही, मतलब निश्चय यानी कि यह है और यही है, ठीक। और अनिश्चय में क्या हो सकता है? वह या वही, है ना। तो इस तरीके से क्या बोध हो रहा है कि या तो निश्चितता बता रहा है, यह मतलब कि ये जो प्रत्यक्ष है, और वह मतलब जो कभी रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? निकटवर्ती और दूरवर्ती 2 प्रकार के सर्वनाम इसमें आते हैं। निश्चयवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? निश्चयवाचक को अगर हम लोग बांटें तो निकटवर्ती सर्वनाम कौन सा? यह या यही, ठीक है। और दूरवर्ती में कौन सा आ जाएगा? दूरवर्ती में वह या वही, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि 2 प्रकार के सर्वनाम इसमें भी हो सकते हैं। एक जीव के बारे में अनिश्चितता व्यक्त करेगा और एक क्या करेगा? वस्तु के बारे में अनिश्चितता व्यक्त करेगा, ठीक है। थोड़ा सा डीप पढ़ के जाना है, एकदम से ऐसे ही नहीं पढ़ के जाना है कि पढ़ लिया कि हाँ ये सर्वनाम होता है। आप ये जाने कि कौन से सर्वनाम जीवों का बोध कराते हैं, कौन से वस्तुओं का बोध कराते हैं, ठीक है। देखिए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक में 2 प्रकार के सर्वनाम हैं जो निश्चितता और अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कौन कौन से? कोई, कोई, और दूसरा क्या है? कुछ। तो कोई किसका बोध करा रहा है? किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है। और वस्तु किसका? ये कुछ किसका बोध करा रहा है कि मतलब कुछ वस्तु होगी,
यहाँ व्यक्ति को आप कुछ बोल दे सकते हैं क्या? ठीक है, व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं ना, तो कोई क्या है, यह व्यक्तिवाचक है मतलब, और ये वस्तुवाचक सर्वनाम है। तो ये हो गया आपका तीनों सर्वनाम। समझ में आया कि 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, प्रथम, मध्यम और अन्य पुरुष। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है यह 2 प्रकार का होता है, यह, वह या यही या वही, जिसमें से यह निकटवर्ती निश्चितता को बताता है और वह जो है वो दूरवर्ती निश्चितता को बताता है। ठीक है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई होता है जो कि किसी व्यक्ति के बारे में अनिश्चितता को व्यक्त करता है, और कोई के बाद कुछ होता है, कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जो कि किसी वस्तु के बारे में बोध करता है। समास का क्लास होगा संधि के बाद, जब आप लोग संधि पढ़ लेंगे तब समास की क्लास होगी। ठीक है, बचे कौन कौन से? 3 और बचे हैं। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें पता चले कि हाँ किसी प्रश्न के स्थान पर वो शब्द रखा गया है। ठीक है, जैसे कौन, कौन या फिर क्या। अब कौन किसके बारे में? फिर से कौन क्या हो जाएगा? व्यक्तिबोधक हो जाएगा, व्यक्तिबोधक सर्वनाम हो जाएगा। और क्या आपका क्या हो जाएगा? वस्तुबोधक सर्वनाम हो जाएगा, वस्तुबोधक सर्वनाम। ठीक है, फिर प्रश्नवाचक के बाद निजवाचक सर्वनाम बचा आपका, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? आप एक सर्वनाम है जो क्या बताता है? यह निजता का बोध कराता है, निजता या फिर स्वयं के लिए प्रयोग में लाया जाता है, निजता या फिर स्वयं के लिए। जैसे मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, रहने तो मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही कह रहे हैं। क्या लिखा है? सोनू कुमार ने एग्जाम्पल है कि कोई दरवाजे पर खड़ा है। हाँ, जैसे दरवाजे पर अगर कोई खड़ा है तो आप कोई ही बोलेंगे, वहां कुछ थोड़ी ना बोल देंगे। जैसे दरवाजे पर कोई अभी सामान रखा तो आप कहते हैं दरवाजे पे कुछ पड़ा हुआ है, तो वो क्या है? वस्तुबोधक हो गया। और कोई इन द सेंस किसी व्यक्ति के लिए ही बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए सर्वनाम कोई और कुछ दोनों ही क्या हैं? अनिश्चयवाचक हैं, लेकिन दोनों अलग अलग परिस्थितियों का बोध कराते हैं। ठीक है, चलो निजवाचक में हो गया आप। फिर बचा कौन सा? बहुत इजी है, संबंध सूचक सर्वनाम। संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध सूचक सर्वनाम जो क्या करते हैं? दो प्रकार के जो क्या करते हैं? एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो एक शब्द से दूसरे को जोड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? संबंध सूचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो एक को दूसरे से जोड़ते हैं? जैसे कि जो, सो, है ना, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा सो तैसा भोगेगा, है ना, यानी कि एक खंड को दूसरे खंड से जोड़ रहा है। ठीक, तो ये क्या होगा? आपका संबंध सूचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या कर रहा है? 2 खंडों को जोड़ रहा है, जिसकी और उसकी। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कितने सर्वनाम हो गए? कितने सर्वनामों को आपने पढ़ लिया? कितने सर्वनामों को? 6 प्रकार के सर्वनामों को पढ़ा आपने, प्रकार 6 थे। और एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी संख्या होती है बच्चों? देखिए, प्रकार हमने क्या पढ़ा? 6 पढ़ा। अब हमने संख्या को जानना है। ठीक है, क्योंकि ये जो 6 प्रकार आप पढ़े हैं ये क्लास 5th 6th 7th तक की बातें हैं। लेकिन अब हमसे क्या पूछता है? थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पूछता क्या है कि संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो संख्या के बारे में चलिए देख लेते हैं। संख्या में आपने क्या क्या पढ़ा है?
जितने भी सर्वनाम आपने पढ़ा है, कुछ, कोई, क्या, कौन, है ना, तो वो क्या है, सब आपके क्या है, जैसे देखिए मैं, हम, ठीक है, तुम, आप, यह, वह, कुछ, कोई, कुछ, कोई, ठीक है, फिर क्या, कौन, है ना, क्या, कौन, और उसके बाद आता है आप, फिर आता है जो, फिर आता है क्या, सो। देख लेते हैं कितने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये मैं और हम जो है, यह क्या है, आप, यह और वह छूट गया है मेरे ख्याल से, यह यहाँ लिखेंगे, यह और वह, यह वह, टोटल ये कितने होते हैं, 11 होते हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी है, 11 होती है। कौन कौन सी, मैं, हम, तुम या आप, कोई या कुछ, कोई, कोई, कुछ, एक ही साथ लिख दिया है मैंने, कोई, ठीक है, कुछ, क्या, क्या, कौन, क्या, कौन, कोई, कुछ, आप, यह, वह, जो, सो, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने सर्वनाम, 11 सर्वनाम, ठीक है। देखिए टाइम अप हो चुका है, ठीक है। आपका सर्वनाम अभी बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगली क्लास क्या करेंगे, अगली क्लास हम लोग अगले कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सर्वनाम को कंप्लीट करके विशेषण की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया है वह समझ में आ गया है। सर्वनाम आपको पता है कि 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और संख्याएं कितनी होती हैं, 11 होती हैं सर्वनाम की, ठीक है। आप शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आप क्या आया है, सम्मान के लिए बोल देते हैं तुमको, क्योंकि हम लोग सबको तुम नहीं बोल सकते, इसलिए सम्मान को बोल देते हैं। और यहाँ पे जो आप आया है वो किसके लिए है, स्वयं के लिए है, स्वयं के लिए है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन है नहीं ना, क्लास समझ में आई। दीपक कश्यप, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ जाता है पढ़ा के आप लोगों को। हाँ, वीडियोस को शेयर करिए दीपक जी, और करवाइए भी, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब क्लास में बच्चे रहते हैं, रोज़ मैं यही बात कहती हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ओवर करते हैं, तब तक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करते रहा करिए। धन्यवाद।